हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को, जो कि बहुत इजी और छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में बात करेंगे, देन हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें आती हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद वर्क। वर्क क्या है? वर्क वर्क जो हम काम करते हैं, कार्य है, या फिर फिजिक्स में वर्क किसी और चीज़ को कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो यार घपला होता ही है। तो फिजिक्स का वर्क क्या कहता है? वर्क इज डन when a force is applied on a body and a displacement occurs in the direction force. तो इसमें बोला है वर्क क्या होता है। वर्क वर्क डन है। वर्क जब किया जाता है जब एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाए और उस लगाई जाए, उतना हमें पता है कि ये तो वर्क होता ही होता है। इतना वर्क होता है, हमने पढ़ा भी है और हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते भी हैं कि ये वर्क है। लेकिन क्या होता है ना, फिजिक्स की लैंग्वेज हमें क्या लगता है कि जो वर्क डन होगा वो क्या है, बस फोर्स लगाना। लेकिन 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 फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या है वर्क डन? वर्क डन एक फोर्स लगाना, और वर्क डन फोर्स लगाना साथ ही साथ में उसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो, वो ऑब्जेक्ट हिले भी। ठीक है, तो एक डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट पर हमने यहाँ से फोर्स लगाई, फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, और डिस्प्ले और वो ऑब्जेक्ट इधर की साइड चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स जब हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स इधर की साइड से मैं फोर्स लगा रही हूँ, मैं इधर की साइड से फोर्स लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं इधर की साइड से फोर्स लगा रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट ऐसे खसकेगा तो इधर की साइड जाएगा, खसकेगा तो इधर की साइड जाएगा। तो जिस तरफ फोर्स लग रही है, तो हमें पता है फोर्स किधर की साइड लग रही है, राइट साइड लग रही है फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड थोड़ी ना हो रहा है। लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड तब होता है डिस्प्लेसमेंट जब इधर चलता, इधर नहीं चल रहा है, तो किधर चल रहा है, राइट की तरफ चल रहा है ना। तो फोर्स भी राइट की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, हमने फोर्स लगाई है इधर की तरफ, या फिर कोई ये वॉल है, फॉर एग्जांपल मानो ये वॉल है, चलो इसको मानते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज अ वॉल, और मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, मैं वॉल पे फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ से मैं वॉल को धक्का दे रही हूँ, ये मैं हूँ, यहाँ से मैं वॉल पे धक्का दे रही हूँ,
यहाँ से मैं वॉल पे धक्का दे रही हूँ, ठीक है। क्या ये वॉल खसक रही है? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन ये वॉल स्थिर है। दिस वॉल इज नॉट मूविंग। यस, दिस वॉल इज नॉट मूविंग। दिस वॉल इज नॉट मूविंग। इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं वर्क कर रहा है, तो दैट मीन्स कि इसमें क्या नहीं हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉइंट की बात ही है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक जो हमने पढ़ा वर्क की डेफिनेशन। हमने पढ़ा वर्क की डेफिनेशन, वर्क क्या होता है। देन हमने पढ़ा क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एग्जाम्पल। और हमने पढ़ा कि वर्क कब नहीं होता है, कब वर्क नहीं होता है, हमने वो भी पढ़ा है। तो हमने ये सब अभी इस टाइम पे पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक तो हमने ये पढ़ा, ठीक है, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क इज डन बताया गया कि वर्क कब होता है, तो इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ा सा वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। वर्क कैसी यूनिट है? वर्क एक हमारी स्केलर यूनिट है। स्केलर यूनिट मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड हो, और इसकी एसआई यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है इसकी वर्क डन की जूल। तो इसकी सीजीएस एसआई यूनिट होती है जूल। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसकी सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं। वैसे एसआई यूनिट ज़्यादा आती है पेपर में, पर फिर भी सीजीएस यूनिट पता होनी चाहिए। सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट इसकी डायन है, डायन सेंटीमीटर। और वो कैसे आई अगर हम आगे पढ़ेंगे, ये बीच का चैप्टर है। डायन सेंटीमीटर जिसको हम अर्ग भी कहते हैं, अर्ग, ठीक है। ऐसा यूनिट जूल है जिसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, न्यूटन मीटर। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब हम मानते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स इधर से लगी एक, फोर्स नंबर 1। एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हुआ, एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगती है, फोर्स नंबर 2। कौन सी फोर्स है ये? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और एक फोर्स लगती है हमारी नीचे, फोर्स नंबर 3। कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही साथ हम सबका नेगेटिव पॉजिटिव करके वर्क डन निकाल सकते हैं, नहीं, हम इसको अलग अलग निकालते हैं। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ जो मेन है, हम मेन
सिर्फ और सिर्फ इसका किस किसका निकालते हैं, इसका, इस ऊपर वाली पूरी साइड का हम निकालते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाली पे वर्क करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक ही होती है, फोर्स तीन तीन लगते हैं, तो फोर्स नंबर 1 पे हम वर्क करते हैं 9th क्लास में, इस चैप्टर में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब वर्क के भी टाइप्स होते हैं, वर्क टाइप्स होते हैं, वर्क के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क के 3 टाइप्स होते हैं। मेजर जो टाइप्स होते हैं, मेजर माइनर कोई टाइप्स नहीं होता, 3 टाइप्स होते हैं इसके नॉर्मली। 9th के हिसाब से बात करें तो ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। कौन से हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क कौन सा होता है? पॉजिटिव वर्क हमारा होता है जिसमें जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आए, जो हम नॉर्मली निकालते हैं। पॉजिटिव वर्क हम नॉर्मली निकालते हैं, पॉजिटिव वर्क हम नॉर्मली निकालते हैं। पॉजिटिव जो हम नॉर्मली क्वेश्चंस निकालते हैं उनको कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब बात करते हैं, मतलब डिटेल में इनको अभी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव, डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। जब हमारा वर्क डन नेगेटिव हो जाता है तब उसे नेगेटिव वर्क डन कहा जाता है। पॉजिटिव, जब हमारा वर्क डन पॉजिटिव आता है कैलकुलेशंस करने के बाद। नेगेटिव, जब हमारा वर्क डन नेगेटिव आता है। ठीक है, और ज़ीरो, जब हमारा वर्क डन 0 आता है। तो इनमें क्या है कि ये तीनों हमारे हैं वो किसके बेसिस पर हैं? These 3 are on the basis of direction between force and displacement। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन डायरेक्शन उसका है। तो बात कर लेते हैं पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स इधर की तरफ लगाई दी, हमने फोर्स क्या करा, इधर की तरफ फोर्स लगा ली। ठीक है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ हुआ तो तब पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव वर्क डन। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने फोर्स क्या करी, इधर की तरफ लगाई। अगर हम देखो, एक ही ऑब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, ऐसे रब कर देते हैं। हमने पढ़ा था ना फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3, ऊपर जो हमने यहाँ पे पढ़े थे फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल। तो उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो ये फोर्स हमने खुद लगाई है। अब ये कौन सी फोर्स है? जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, यहाँ पे हमारी फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क डन करती है वो वर्क डन नेगेटिव होता है। जहाँ पे जो थीटा एंगल की बाद में बात करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। फिर एक दोबारा से एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वही मतलब पहले वाला जो ऑब्जेक्ट हमने यूज़ कर रहे थे वही ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी भी है। अब हमें पता है वो डिस्प्लेसमेंट s इधर की तरफ कर रहा था,
तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो नीचे की तरफ लग रही थी, लेकिन है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी। तो क्या हो गया, इधर एस इधर, फोर्स नीचे, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये जीरो फोर्स। अब ये किस टाइप से निकाले जाते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला, अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, कोई बात नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला अब बता देते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू डिस्प्लेस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो बुक में तो यही लिखा है वर्क डन का फॉर्मूला, लेकिन जब हम बड़े होंगे तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया जाएगा, F इंटू एस इंटू थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, एंगल बिटवीन, थीटा का मतलब होता है एंगल। और यहाँ पे किस एंगल की बात की गई है, एंगल, यहाँ पे बात की गई है एंगल बिटवीन, यहाँ पे बात करी गई है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या एंगल है, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट, क्या एंगल यहाँ पे, जीरो, जीरो डिग्री का एंगल है ना। फोर्स ऐसे लग रही है, उसकी पैरेलल डायरेक्शन में यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट चल रही है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम कुछ वैल्यूज पढ़ लेते हैं पहले कि ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू अगर जीरो हुई, कॉस जीरो हुआ, थीटा यहाँ पे क्यों हटाया हमने, क्योंकि एंगल हमें पता है, अगर कॉस जीरो डिग्री हुआ तो उसकी वैल्यू होती है 1, अगर कॉस 90 डिग्री हो जाता है तो उसकी वैल्यू होती है हमारी 0, और अगर कॉस 180 डिग्री हो जाता है तो उसकी वैल्यू होती है -1। हमें बस ये 3 वैल्यूज पढ़नी है, अभी कॉस की पढ़नी भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में हमें ये वैल्यूज शायद गिवन नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे समझा रखा है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये दिमाग में रखेंगे। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस जीरो हो गया, कॉस जीरो की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, तो हमने यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू क्या पढ़ी है, कॉस जीरो की वैल्यू हमने पढ़ी है 1। तो ये ऐसा कर, ऐसा ही रहेगा, एफ इंटू एस ही रहेगा यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे एफ इंटू एस ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं इधर, इधर क्या है, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, तो ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, हाँ 180 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ क्या हो गया, कॉस 180 डिग्री हो गया, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बड़ा लिख दिया क्या, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, नेगेटिव आ गया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1, ये वर्क डन की वैल्यू। तो यहाँ पे ओवरऑल वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी -F इंटू एस, और हमें पता है F इंटू एस क्या होता है, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस वर्क डन, मतलब जो यहाँ पे वर्क हुआ है, ऐसे नहीं लिख के कंफ्यूजन हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन, यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेटिव, यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू -F इंटू एस आ रही है। अब दूसरे
से सिचुएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू हमने पढ़ी है 0 होती है, तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो सारा 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जीरो वर्क डन के। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ही समझाऊं, क्या हो गया, क्या हो रहा है, एक सेकेंड छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, ये हमारी कोई सेलेस्टियल बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ ही मान लो, तो ये बीच में उसका सेंटर है। अब यहाँ पे कोई हमारी सैटेलाइट घूम रही है, प्यारी सी हरी हरी सैटेलाइट घूम रही है हमारी विद पर्पल बॉर्डर, हमारी कोई सैटेलाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सैटेलाइट हमने वेलोसिटी वाला चैप्टर पढ़ा ही होगा, स्टार्ट तो हम इस चैप्टर से करें, कोई बात नहीं। तो एनसीईआरटी में चैप्टर गिवन है वेलोसिटी वाला, तो वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में हो रही होगी, वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में हो रही होगी ना, वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में हो रही है, जी हाँ। और एक सेंट्रिपिटल फोर्स होती है, तो फोर्स इधर की तरफ लग रही है, फोर्स इधर की तरफ लगी है क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स है। ओहो, थोड़ा सा यहाँ बना दे, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये वाली फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स अपने आप खींच रही हो सैटेलाइट को अपने सेंटर में आने के लिए। कोई भी ये कोई प्लैनेट ही नहीं, कोई सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है जिसमें गाड़ी मूव कर रही है, तो फोर्स इधर की तरफ लग रही है। अब देखो, फोर्स इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड, cos 90 वही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा जीरो वर्क डन का, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो वर्क डन। एक और जीरो वर्क डन मतलब इम्पॉर्टेंट है, एक और इसका एग्जाम्पल आता है कि कोई पर्सन है, कुली मान लो या फिर पर्सन मान लो, कोई भी, थोड़ा छोटा हो गया पर्सन, कोई एक पर्सन है, प्रॉपर इंसान, वो अपने सर पर कोई बोझा उठा के ले जा रहा है, नॉट थॉर एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल ये कोई अपने ऊपर बोझा उठा के ले जा रहा है, तो हमें पता है कि वेट का फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट ऊपर को थोड़ी ना जा रहा होगा, वेट का फोर्स कि चलो हम हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं, हवा में तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं उड़ता है, तो उसका क्या है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ इसका फोर्स लग रहा है, लेकिन वो इंसान के पैर तो चलंतरी, मतलब इंसान चलना चाह रहा है, वो चले जा रहा है इंसान, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, अब फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, नॉट बाय फोर्स, ऐसा ऐसा नहीं है कि फोर्स के द्वारा ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कैसा भी हो, फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चाहे
फोर्स की वजह से ना हो रहा हो डिस्प्लेसमेंट, पर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो जीरो वर्क डन होगा। कोई इंसान अपने ऊपर सर पे बोझा रख के चल रहा है तो वो वर्क डन फिजिक्स की लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं है। तो आज से कुली को पैसा नहीं देना है, मजाक कर रही हूँ, दे रहा है, उसकी मेहनत है, वो अपनी बॉडी के लिए वर्क डन कर रहा है, उसकी बॉडी पे असर पड़ रहा है, लेकिन फिजिक्स के मामले में वो वर्क डन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो 90 डिग्री एंगल, cos 90 लगा के, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 वर्क डन हो जाएगा। फिर से तो ये कुछ जीरो वर्क डन के एग्जांपल्स थे जो पूछे जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर्सन की जगह कोई डंकी भी हो सकता है, पर्सन की जगह डंकी भी कह सकते हैं आपसे, है ना, डंकी भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पर्सन चले बोझा रख के तो वो वर्क डन नहीं होगा। अगर गधा भी चल रहा है, गधा भी चल रहा है सर पे बोझा रख के, तो वो भी उसके लिए फिजिक्स के मामले में कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। ये यार अब बात आती है एनर्जी। एनर्जी, किसी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो सी बात है भाई, एनर्जी चाहिए किसी काम को करने के लिए। पहला टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का एनर्जी, सॉरी वर्क, अब है एनर्जी। तो जल्दी से एनर्जी की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा चैप्टर बचेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, ओके 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 ओके, ओए होए ना 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 ना, चलो, तो यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं। वर्क क्या है पहले लिख लेती हूँ, जो हमें बताया गया है, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। अब बताओ ये चेंज इन एनर्जी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम हो, ये तुम्हारे पापा, एक दिन तुम्हारे पापा ने बोला कि अपने लाओ नोटबुक लाओ, ये पापा, ये तुम, ये नोटबुक लाओ, काम पूरा नहीं है तुम्हारा, पापा ने तुम्हारे थप्पड़ मारा, स्लैप। तो फॉर एग्जाम्पल मानो पापा के पास 1000 जूल एनर्जी थी, 1000 जूल एनर्जी थी, और उन्होंने तुम्हें डांटने में, फटकारने में, तुम्हें लेक्चर सुनाने में, तुम्हें ब्ला 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 कहने में, मारने में, झाड़ू मारने में, उन्होंने अपनी, फिर मारने में उनकी एनर्जी खर्च हो गई, तो उनके पास कितनी बची, सिर्फ 100 जूल बची। 100 जूल उनके पास एनर्जी बची। ठीक है, 100 जूल उनके पास एनर्जी बची, तो उन्होंने टोटल कितनी एनर्जी वेस्ट की तुम पर, हाँ वेस्ट, कितने में माइनस करा, 900 जूल, 900 जूल उनकी एनर्जी वेस्ट हुई। और उन्होंने भाई वर्क तो किया, उन्होंने वर्क तो किया तुम पर, है ना, उन्होंने तुम पे वर्क तो किया, तो 900 जूल उनका वर्क है। क्या हुआ उनका वर्क, उनका तुम पे किया गया वर्क ही 900 जूल है, चेंज इन एनर्जी है। ये 900 क्या है, चेंज इन एनर्जी, और 900 जूल का उन्होंने वर्क किया है ना, 900 जूल उन्होंने तुम पे वेस्ट किया, है ना, तो तुम पे वेस्ट किया और तुम पे उन्होंने क्या किया, वर्क किया, तो 900 जूल वर्क डन हो गया। एक और बात, पापा ने तुम पर कितनी एनर्जी वेस्ट की, मतलब चेंज इन एनर्जी,
इनिशियल एनर्जी 1000, फाइनल एनर्जी 100। तो उन्होंने इनिशियल एनर्जी 1000, फाइनल एनर्जी 100। तो उन्होंने कितनी एनर्जी तुम पर लगाई, कितना एनर्जी तुम पर लगाई, वो 100 जूल। ठीक है। चेंज इन एनर्जी, डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी 100 जूल। और उन्होंने तुम पर दैट मीन्स 100 जूल का वर्क किया है। 100 जूल का वर्क 900 जूल का वर्क किया है। तो चेंज इन एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज वर्क डन। चेंज इन एनर्जी इज नोन एज वर्क डन। और अब बात करें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की, और बात करें कैपेसिटी टू डू वर्क। उनकी कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कि 1000 जूल की उनके पास एनर्जी थी। 1000 जूल का दैट मीन्स वो वर्क कर सकते थे। जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क करेंगे। तो कैपेसिटी टू डू वर्क, जितना मतलब वर्क कितना कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी। ये जब वर्क डन से रिलेटेड, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी, ऐसे सारे पेन रखे हैं। स्केलर क्वांटिटी, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसकी क्या है एसआई यूनिट, चेंज इन वर्क डन। वर्क डन की क्या होती है, जूल। तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल्स होगी। क्या होगी, जूल्स, जूल्स। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, अभी बताया था। वर्क डन की सीजीएस यूनिट क्या थी, डायन सेंटीमीटर। और उसका ऑफिशियल नेम क्या था, अर्ग। डायन सेंटीमीटर होगी इसकी भी सीजीएस यूनिट। अब क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बहुत फॉर्म्स होती है। हमने लाइट एनर्जी पढ़ी तो नहीं, होती है लाइट एनर्जी, बिल्कुल होती है लाइट एनर्जी। आगे चैप्टर है साउंड एनर्जी का, साउंड एनर्जी। देन है हमारी हीट एनर्जी। देन हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, सोलर एनर्जी। सोशल क्यों लिख दिया, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया। और कौन सी एनर्जी, थर्मल। और एक बहुत खतरनाक एनर्जी होती है, न्यूक्लियर। और बताओ। काइनेटिक तो हम पढ़ने ही वाले हैं भाई। और पोटेंशियल, और भी होती है, तो उनके लिए ईटीसी लिख देते हैं। हमें पढ़ना नहीं है तो क्यों लिखें, हम क्यों बात करें। तो तो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे पढ़नी है। काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत सिंपल चीज है, ये समझ नहीं आया तो क्या आया बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, जी जी जी। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी, डेफिनेशन लिखवा दें, द एनर्जी possessed, possessed, possessed by a body, rewriting, by a body due to its motion, is called kinetic energy, is called
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, 7th क्लास में। क्या होती है? ओए होए राइटिंग, छी, टाइप करते हैं क्या? चलो टाइप करने की कोशिश करते हैं इसको, रफ्स कर देते हैं ना, इससे हम करेंगे टाइप। रुको तो एक से, तो देखो भाई टाइप तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने इसको अच्छी राइटिंग में लिख दिया है, तो समझाने के लिए बहुत है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by a body due to its motion। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कौन सी एनर्जी अपनी पोजेस करेगा, कौन सी एनर्जी निकालेगा, क्या है निकालेगा वो? कौन सी एनर्जी निकालेगा? क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब बीच में हमारे पास क्या आता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एक एनर्जी एक ऐसा पोर्शन है इस चैप्टर का जो बहुत इजी है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास में भी आता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी cannot neither be created nor be destroyed। Conservation of energy states that law of conservation of energy, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी टॉपिक नहीं आया है। ओके गाइस, तो एक हम लेते हैं, क्या हम ये फॉर्मूला निकाल, चलो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आ चुकी है तो उसको कर लेते हैं। तो हमारे पास सबके पास एक गाड़ी है, कोई भी मतलब छोटी खिलौने वाली तो होगी, हाँ खिलौने वाली तो है, सबके पास खिलौने वाली की बात कर रही हूँ। तो ये हमारे पास उड़ान खटोला गाड़ी लैम्बोर्गिनी अपनी, ठीक है। उसके यहाँ हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 बता दी। अच्छा, ओहो हो, वो बेटा एकदम लैम्बोर्गिनी की तरह दौड़ रही है, एकदम लैम्बोर्गिनी की तरह दौड़ रही है, और दौड़ते दौड़ते वो तकबक करते हुए यहाँ पहुंच गई। ओके, तो यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी v मान लो, ठीक है। ओके, तो एक्सेलरेशन, अब इसका मान लो एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। अब जो उसने बीच में डिस्टेंस कवर की उसको एस मान लेते हैं ना, एक भी चीज का प्रॉपर नहीं लेना है हमको, डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, एस मान लेते हैं इसको। ओके, ठीक है। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, चलो निकालते हैं, लेट्स गो ऑन एडवेंचर। ओके, ठीक है। W इक्वल टू माई क्लास इक्वल टू एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब W F की, F का फॉर्मूला फोर्स को हम M इंटू ए से निकाल देते हैं, फोर्स क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, यस वी आर हैविंग इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन। s निकाल, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो भाई लोग, s क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। s को हमें भगाना, यहाँ से s नहीं लेना चाहिए, जिसकी वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू पुट करो, ठीक है। s की वैल्यू पुट करेंगे तो m इंटू a इंटू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, तो 1a से 1 कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे a से e कैंसिल, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0 रख दो, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे
एम वी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 है तो इसको यहाँ से हटाओ, भगाओ, 2 यहाँ पे नीचे बच जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया गाइस? ओए होए गाइस, एम वी स्क्वायर बाय 2, ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ओहो, बड़ा ही खतरनाक डेरिवेशन था, है नहीं था, नॉर्मल डेरिवेशन को खतरनाक बात है। चलिए इसको भी इधर फेंक देते हैं यार, थोड़ा सा साइड में पड़ा रहेगा तो मजा आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है ये। वर्क एनर्जी थ्योरम अभी शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? ये स्टेट करती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी वर्क किया है सारी फोर्सेस ने, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। कैसे? वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमारी जरूरत नहीं है यहाँ पे पढ़ने। तो देख लो यहाँ हमारे पास यही से देख समझ लो, यहाँ पे हमारे पास क्या था? एम वी स्क्वायर, क्या था? एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो इसकी मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, एम वी स्क्वायर। हमें यहाँ पे नहीं लेना है कि यू स्क्वायर क्या है, 0 है, तो एम यू स्क्वायर हो जाएगा बाय, इसको डिवाइड कर दो 2 में, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलेंगे डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड by a body due to its change in shape, position, etc is called potential energy। इसका मतलब है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी के लिख दिया। ये कहाँ बीच में घुसा दिया मैंने, इसको यहाँ से हटाओ भाई साहब, इसको तो दम घुट जाएगा यार। ओके, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसे टाइप की एनर्जी है जो कि पोजेस होती है जब किसी भी बॉडी की शेप पोजीशन में चेंज आता है। तो यहाँ 9th में हमें सिर्फ जब शेप नहीं पोजीशन का चेंज होता है तभी की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई जा रही है। तो अगर हम उससे देखें फिगर से, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देख लो आराम से। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने गिरा दिया धड़ाम से, नीचे आ गया, टूटा भी नहीं भाई, देख लो। तो यहाँ नीचे क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स लगी, और यहाँ से लेकर तक की H, तो ये ऑब्जेक्ट है, OBJ ऑब्जेक्ट। तो ये जो एनर्जी से यहाँ से इसके बीच में जो एनर्जी होगी ना, वो पोटेंशियल एनर्जी PE होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालना है? फॉर्मूला W इक्वल्स टू F इंटू S। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? H है, ये पूरी डिस्टेंस इसने कवर की है, जो W इक्वल्स टू ये F क्या है? M। अब G नहीं लेंगे यहाँ पे, A नहीं लेंगे यहाँ पे, ग्रेविटेशन
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन लेंगे एच आएगा क्योंकि डिस्टेंस इतने यहाँ से यहाँ तक की है कवर, तो एच आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे हमें mgh मिल जाता है। ठीक है, और क्या है ना, ये सिस्टम क्रिएट करता है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, किसकी है, सिर्फ सिर्फ ऑब्जेक्ट की, बिल्कुल नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट की है, दोनों की है, दोनों के सिस्टम की है। सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की और ग्राउंड की दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है। अब आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बड़ा ही गंदे तरीके से लिखा है हमने यहाँ पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री में, तो वही है सिंपल कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। ना तो वो क्रिएट कर सकते हैं उसे, और ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन ओनली चेंज इट फ्रॉम वन, वी कैन ओनली बी, इट कैन, ये लिख सकते हैं, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड from one form to another। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो उसको पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको काइनेटिक में चेंज कर सकते हैं। ये ना डिस्ट्रॉय किए जा सकती हैं और ना ही क्रिएट की जा सकती हैं। अब आते हैं पावर, पावर्स, यस पावर, ढिशका ढिशका वाली पावर बिल्कुल नहीं है ये। अब बात कर लेते हैं पावर की। ये वाला कलर बड़ा मस्त लगता है मुझे। What is power? Power is the rate, the rate किसका, rate of doing work, अरे वाह, the rate of doing work is known as power। और हमें पता है जहाँ भी रेट, तो इसी डेफिनेशन से हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो जहाँ भी रेट वर्ड आ जाए ना तो वहाँ पे समझ लो डिवाइडेड बाय, कोई भी फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। जहाँ पे भी रेट वर्ड आ गया ना, रेट वर्ड, वहां पे समझ लो कि हमें उसके फॉर्मूले को टाइम से डिवाइड करना है, ये ध्यान रख लेना। जहाँ पे जिसके भी डेफिनेशन में रेट वर्ड आ गया तो समझ लेना उसके फॉर्मूले को डिवाइड करना है टाइम से। और रेट ऑफ के बाद जो चीज़ है, रेट ऑफ के बाद जो चीज़ है
उसको टाइम से डिवाइड करना है। क्या आ रहा है? वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इसका फॉर्मूला यहां से हमें निकल जाएगा। पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क और रेट आ गया तो डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। ओके गाइस, तो इसके वर्क की एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क नहीं पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज यस जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, और वॉट नहीं, WHAT वॉट, वॉट नहीं वॉट। जैसे हम कहते हैं ना ये बल्ब 4 वॉट का है, ये बल्ब 5 वॉट का है, तो वो पावर होती है उस बल्ब की। देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस चैप्टर में डायरेक्शन की बिल्कुल बात नहीं की गई है, इसलिए सारा चीज जो है वो स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी कई कई बार पूछ लिया जाता है, इज दिस अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सैम्पल पेपर में देखा मैंने। अब आता है लास्ट टॉपिक, लास्ट, यस, तो चैप्टर इज फिनिश्ड। ये वाला कलर, ये वाला ओके। कमर्शियल यूनिट ऑफ, जो हम कमर्शियल यूज करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ये एनसीईआरटी का भी लास्ट टॉपिक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, पावर की कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल में हम पावर की कौन सी यूनिट यूज करते हैं? तो हमें पता है वर्क, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क इनडायरेक्टली क्या होता है? एनर्जी। तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, वर्क इक्वल्स टू इनडायरेक्टली एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर इसको उल्टा पुल्टा करेंगे इसका, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो अब हम ये नहीं लिख सकते एनर्जी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, सॉरी एनर्जी ये नहीं लिख सकते, एनर्जी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर ना, ये तो मल्टीप्लाई में है। अब तो एनर्जी क्या, किस कौन सा यूनिट होता है एनर्जी का? जूल। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, पावर की यूनिट होती है क्या? वॉट। और टाइम की वैल्यू होती है सेकंड। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, वॉट को तो कर देंगे किलोवाट, मतलब हाईएस्ट यूनिट कर देंगे सबकी, वॉट को किलोवाट कर देंगे और सेकंड को क्या कर देंगे? आर। टाइम की हाईएस्ट यूनिट आर, और वैसे हाईएस्ट यूनिट क्या होती है? मतलब मीटर, किस में कह सकते हैं, फिर मेजरमेंट में किलोवाट होती है। तो क्या हो जाएगा? किलोवाट, किलोवाट आर, किलोवाट आर is the commercial unit, is the commercial unit। ठीक है,
में किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको ऑल्सो यूनिट, हम इसको यूनिट भी कह सकते हैं। तो 1 यूनिट इसका नाम है, SI यूनिट वगैरह नहीं है ये। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर बेसिकली। तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो इसी पे तो आता है कि आपकी इतनी यूनिट है, आपकी 24 यूनिट है, आपकी 25 यूनिट है। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं तो वैसे बोल रही हूँ कि आपकी इतनी यूनिट है, आपकी X नंबर ऑफ यूनिट है, आपकी Y नंबर ऑफ यूनिट है, तो वो यही होती है आपकी 1 किलोवाट की है, मतलब ऐसा। कितनी पावर है भाई साहब, क्या राइटिंग आई है इसमें, पर इतनी गंदी गंदी राइटिंग लिखी है मैंने, यहाँ पे अच्छी है। ठीक है, तो पावर, कमर्शियल यूनिट की पावर होती है 1 यूनिट, 1 किलोवाट। ओकेस 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 ओकेस। तो दिस वाज अ होल चैप्टर, जो हमने इस अभी पढ़ा और इसको हमने कंप्लीट भी किया। अप्रॉक्स हमारी 1 घंटे की क्लास हुई है, 56 मिनट की हमारी रिवीजन क्लास थी, और इसमें हमने सारे चैप्टर को मज़े से खल्लासी तरीके से निपटा दिया है। सारा चीज़ें कवर हुई है, एक भी चीज़ें छूटी नहीं है, डिटेल में भी बताया आपको हर चीज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।